तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो नाम से लगता है हमें कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मतलब मेडिकल साइंस प्लस एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिसीज़ या कोई मेडिकल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में। और अगर हमको वो डिसीज़ हमको अगर चार्ट में दिखती है तो या तो हम कुछ इवेंट मेडिकल प्रॉब्लम का क्लाइंट से पूछकर, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो तो हम वैसे भी पूछ सकते हैं, और फ्यूचर में भी हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो ऐसा ऐसा हमें कुछ बीमारी या कोई हमें मेजर इलनेस हमें दिख रही है, तो वो हम उसको अवेयर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भाई थोड़ा सा संभल के रहें, है ना। तो वो मैं बताऊंगा हमको कैसे बताना है, कैसे हमको देखना है, वो मैं सब मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से क्या हम रूट कॉज पता लगा सकते हैं किसी भी बीमारी का, उसको टाइमली देखकर डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या उसको हम फ्यूचर का कोई इवेंट या पास्ट का कोई इवेंट पता करके हम और चार्ट को जिसे बोलते हैं ना करेक्ट कर सकते हैं, हमें पता लगा सकते हैं कि भाई ये करेक्ट लग्न है, करेक्ट प्लैनेट जो है हाउसेस में बैठे हुए हैं, तो हमको कैसे पता चलता है? तो बेसिकली अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है तो हम थोड़ा सा हमको ना मदद चार्ट करेक्शन में भी मिल जाती है, और पीछे के जो इवेंट जो हुए हैं मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड, तो उससे हमको और थोड़ा सा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो देखो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मेडिकल जो वर्ल्ड है इट्स दिस इज़ अ एवर ग्रोइंग रेल्म, एक एवर गोइंग रिसर्च मेडिकल साइंस में चल रहा है। तो इसके में हज़ारों बीमारियां हैं, है ना। और हज़ारों बीमारियों में से अगर हमने मोटा मोटा अगर हमें रूट कॉज समझ में आ गया देखना, तो हम किसी भी बीमारी का ये तो पता लगा ही सकते हैं कि भाई इसको अगर ये प्रॉब्लम है या ये टर्मिनल इलनेस है या कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है या कोई मेजर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्यों है। तो अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम देखना आ रहा है, इवन आप किसी का रूट कॉज भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो इस कोर्स में करेंगे, मोस्ट कॉमन जो डिसीज़ के लिए जो हमको क्लाइंट कांटेक्ट करता है, हमको हमसे पूछता है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ह्यूमन अनाटॉमी में जो मेजर प्रॉब्लम हो रही हैं आज के परिवेश में, लास्ट 20 से 30 साल में आप समझो जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम देख सकते हैं। और अगर हमने उनको भी ढंग से देखना समझ लिया तो भी आप आगे भी 2, 3, 4 साल 5 साल बाद भी अगर आपको कोई और भी कुछ समझ में आता है तो आप अपना भी रिसर्च कर सकते हो। कोई नई आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो भी आप उससे रिलेट कर पाओगे। मैं पढ़ाऊँगा उस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा ये काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखूँगा उसमें। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर आप ज़्यादातर किसी के वीडियो देखोगे आप इस विषय पे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई भी बीमारी को पर्पसली या फोर्सफुली मतलब उसको ये कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम है, या तो कोई एस्पेक्ट बता देंगे या कोई प्लैनेट किसी घर में बैठा उसको बता देंगे, मगर ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो और कुछ मैंने ऐसा भी देखा है कि 6 लॉर्ड के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। गुलिक, मांदी, किसी भी प्लैनेट की एस्पेक्ट को बताना कि देखो इसकी एस्पेक्ट जा रही है तो ऐसा होगा। मारक, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट प्रिडिक्टिव क्लास में, जो पहली वाली हमारी क्लास थी 3.5 आवर्स की, तो मैंने बोला था कि आपको कि अगर जब तक बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक हमको जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी है जिसमें वन ऑफ देम इज़ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हम नहीं कर पाएंगे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो और क्लासिक्स बुक्स हैं, है ना, उनमें क्या होता है कि आप ज़्यादातर पढ़ोगे ओन राशि, एक्सॉल्टेशन यानी उच्च नीच, डेबिलिटेशन, ओन हाउस, ओन दृष्टि, है ना। तो अगर, और मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी कोई भी चीज़ काम ही नहीं करती ज्योतिष में, ऐसी कोई भी चीज़ काम ही नहीं करती कि उच्च का कोई प्लैनेट है, नीच का कोई प्लैनेट है, ओन हाउस, ओन दृष्टि, कोई प्लैनेट अपने घर को देख रहा है, कोई प्लैनेट अपनी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, ऐसा भी मैंने बताया था, कुछ फंडा नहीं होता। ठीक है, लोग क्लासिक्स का रेफरेंस देते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरी रिसर्च है और मैं उसके बारे में श्योर हूँ 100%
कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो जब तक आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो कोई सीख ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की वो जो मेन रूल्स है ना वो यहाँ पे काम और आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। इतना कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये प्लैनेट इस घर में बैठा है तो वो इस राशि या इस घर को या इस प्लैनेट को देख रहा है, ठीक है, और वो फिर दूसरा प्लैनेट भी बोल दूं कि देखो ये भी इधर देख रहा है। तो आस्पेक्ट भी बहुत कंफ्यूजिंग एक थ्योरी बोलो या सब्जेक्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि बहुत गलत तरीके से अलग अलग जगहों पर मेंशन है। अब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले तो मुझे अंडू कराना होता है काफ़ी चीज़ों को स्टूडेंट्स की कि भाई ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, संडे से जो हमारी फर्स्ट क्लास शुरू होगी, आज इंट्रोडक्शन है तो क्योंकि आज करिकुलम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज करिकुलम में हम क्या क्या कैसे डिस्कस करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम संडे ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे तो आपको और वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो अभी आपको कहीं थोड़ा डाउट अगर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में जो बच्चे MBBS का एग्ज़ाम दे के MBBS कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो देखो 4-5 साल का वो पूरा एक कोर्स होता है, ठीक है। और मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, उसके लिए वो एंट्रेंस भी निकालते हैं। एंट्रेंस देने के बाद उनको फिर एक उनके बेस्ड ऑन द रैंकिंग उनको कॉलेज मिलता है, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो तो फिर स्टूडेंट्स क्या करता है, उसमें वो एक गैप लेता है 1 साल 2 साल का। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट्स की जर्नी है वो तो है ही, वो तो उन्हें करनी ही पड़ेगी एज़ पर आर एजुकेशन सिस्टम। और उसमें भी कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं मिला, फिर उसकी फ़ीस है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है मिनिमम 4-5 साल का कोर्स 20 लाख 15 लाख का, चलो मैं बेयर मिनिमम लगा भी लूँ, जिसने टॉप रैंक अच्छी प्राप्त की भी हो, तो भी 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर जाता है 1 CR तक। और ये जो है ना मेडिकल साइंस, आपको पता है MBBS तक कोई सीमित नहीं है। इसमें अगर आपको एक्सपर्टीज़ करनी है तो आप आगे भी पढ़ते हो इसके अंदर, है ना। तो और 3-4 साल का आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ती है। और उसमें भी क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर डोमेन में आप एक्सपर्टीज़ करते हो। कोई स्किन स्पेशलिस्ट, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बनता है, यानी कि किडनी और रीनल वाले उस डिपार्टमेंट में जाता है, कोई स्किन, हाँ कोई, है ना। तो बेसिकली क्या है, हमारा जॉब और भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें इसे कम समय में मिनिमम 4 महीने के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ कवर करनी है। तो हम किसी एक डोमेन की बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ सीखेंगे हम इसके अंदर कि कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं, मतलब मेजर इलनेस से लेके स्मॉल प्रॉब्लम से लेके, ठीक है, कैसे उसको देखते हैं वो हम समझेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें हम आयुर्वेदा को कंबाइन करें, क्योंकि आयुर्वेदा आपका ये डिसाइड करेगा कि आपको बेसिकली सजेस्ट क्या करना है अपने क्लाइंट को। और मैं बहुत हद तक मेरी एक रिसर्च चल रही है न्यूट्रिशन पे, तो आप एज ए न्यूट्रिशन भी आप कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हो, उतना भी हेल्प कर सकते हो। आयुर्वेद भी दे सकते हो, मेडिकल प्रॉब्लम भी बता सकते हो, है ना, और न्यूट्रिशन एक प्लान भी बता सकते हो आप। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो अगर आप आयुर्वेदा से कंबाइन कर लेते हो और आपने वो प्रॉब्लम समझ ली कि वो प्रॉब्लम क्यों है, आपको क्लैरिटी है वो आगे चार्ट को देखने के बाद कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, तो आप ये तो बता पाओगे कि कौन से फूड आपको खाने हैं, कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं, ये तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। दूसरा, किस तरीके से आयुर्वेदा काम करता है, किस तरीके से आयुर्वेद की टिप्स बताकर आप एक डाइट प्लान भी उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एलोपैथी वाला हम कोई डाइट प्लान, मतलब वो मेडिसिन हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्टीज़, है ना। हम तो सिर्फ, अगर हम एफिकेसी बढ़ाने की बात करें कि बॉडी की जो बेसिकली जब कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी के जो सेल्स हैं वो खुद फाइट करते हैं, तो मैं वो चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि जो एक पेशेंट की मदद कर सकते हैं अलॉन्ग विद एलोपैथी। तो जो एलोपैथी में वो दवाई उनका चल रहा है, वो कोर्स वो चल रहा है, तो उसके अलावा आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, और कुछ मैं आपको अपनी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि डिफरेंट सिस्टम्स को कंबाइन करके मैंने अपनी रिसर्च में पाया, वो आप बता सकते हो,
कि कैसे हेल्प हो सकती है। तो वी कैन डू इज़ आर बेस्ट, ठीक है ना। हम डॉक्टर नहीं हैं, बट ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं एक ट्राई कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको थोड़ा अगर लगे भी कि मैं डाइट देने में मैं इतना थोड़ा मेरा हाथ सही नहीं है या आयुर्वेदा में नहीं है, तो कोई बात नहीं। शुरू में आप पहले एक्सपर्टीज़ आपको ये करनी होगी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिसीज़ द वे आई विल टीच यू इन लुकिंग एट द चार्ट। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो अननेसेसरी डाइट प्लान आयुर्वेदा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको मास्टरी करनी है कि आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पास्ट प्रिडिक्शन भी करनी आनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है, और आपको फ्यूचर तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और भी है कि आपने कई यूट्यूब चैनल देखे होंगे, कहीं बहुत जगह ऐसे चैनल्स देखे होंगे जहाँ पर आपको फिटनेस के नाम पे या डाइट प्लान के नाम पे, न्यूट्रिशन के नाम पे हर दूसरे बंदे ने अपना चैनल खोला हुआ है और वहाँ पे बताते हैं कि भाई आप ये फूड खाओ, ये मत खाओ, है ना। तो कई बार हम उस चैनल को देखते हैं, ऐसे कई चैनल्स को देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसी कई डाइट्स हैं जो कि आपको लगता होगा कि ये तो कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं और इसमें तो कोई किसी भी तरीके का डूज एंड डोंट्स है ही नहीं। ये तो हम खुद भी ले सकते हैं और क्लाइंट को भी बता सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको बाय द वे, ठीक है। देखो कोकोनट वाटर जो होता है ना, कोकोनट वाटर भी आप हर पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे फूड हैं या ऐसे कुछ और फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जो आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमार, मतलब कोई भी कुछ आपने कह दिया, कोई चैनल देख लिया और आपने उसको बोल दिया कि आप ये खा लो, कि आपने आज 2 या 10 20 चैनल देख लिए, है ना। तो आप ऐसा नहीं बता सकते। वो मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन में कौन सा फूड या कौन सा फ्रूट या कौन सी वेजिटेबल आपको बतानी है क्लाइंट को कि वो अवॉइड करे लेना, ठीक है। तो मैं बहुत हद तक इसमें वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको, जिसमें आपको भी लगेगा कि आफ्टर द कोर्स और मे बी नेक्स्ट ईयर इफ़ यू वांट टू डू अ प्रॉपर डाइटिशियन कोर्स फ्रॉम समवन सर्टिफाइड एकेडमी, कहीं से करना चाहो, मेडिकल का न्यूट्रिशन का कोर्स कहीं करना चाहो, या डाइटिशियन का करना चाहो, तो आप कर सकते हो। तो इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी इस कोर्स के बाद, आप इंडिपेंडेंटली कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेडिकल की जब हम बात करते हैं, तो मेडिकल की जब हम बात कर रहे हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम कोई बीमारी देख रहे हैं, है ना। कोई बीमारी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सर्टेन इलनेस को, डिसीज़ को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों आया, ओके। तो देखो कोई भी डिसीज़ आएगी तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसे पास्ट लाइफ, कोई ना कोई ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से वो एक सर्टेन दशा में, अंतरदशा में, है ना, वो मैनिफेस्ट होंगे वो जातक को। तो बेसिकली इसका कनेक्शन डेफिनेटली पास्ट लाइफ से है। इसीलिए इसके अंदर डीएनए का कॉन्सेप्ट आता है। जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वो क्या डीएनए लेके आता है अपने माँ के जीन से, पिता के जीन से, वो क्या लेके आता है, ठीक है, प्रारब्ध के रूप में। तो वो कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे जो उसको एग्जॉस्ट करने ही है प्रेजेंट में। वो इसके खुद के भी हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं, वो और एंसेस्ट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई कर्सिस भी होंगे जो हम देखेंगे कि कैसे हम कर्सिस को देखते हैं, कर्सिस को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, वो हम डीएनए के रूप में हम उसको समझेंगे, ओके। तो इससे आपको एक तो बेसिकली फ़िलॉसफी समझ में आएगी, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है। तो अलॉन्ग विद आयुर्वेदा, along with diet plan, along with timing the disease, detecting the disease, you will get to know the mythology of the past life curses। मतलब माइथोलॉजी की हेल्प से पास्ट लाइफ कर्सेस समझोगे, डीएनए का कॉन्सेप्ट समझोगे। और हम जितनी भी स्टडी करेंगे ना, वो कोई हवा में नहीं करेंगे, वो हम कोई थ्योरी पे नहीं करेंगे। वो हम सारे जो भी थ्योरी पढ़ाऊँगा वो मैं आपको सारे चार्ट्स दिखाऊंगा। आपको करीबन 200, 150, 250 चार्ट्स हम करेंगे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, हम आयुर्वेदा, न्यूट्रिशन और सबसे बड़ी बात है मेडिकल साइंस। हम कोई भी बीमारी को जब हम पढ़ेंगे ना,
तो हम उसको पहले तो हम मेडिकल साइंस से पहले मैं आपको 1 घंटा मेडिकल साइंस ही बताऊँगा। 45 मिनट्स की जो क्लास होगी मिनिमम 30 to 45 मिनट्स, इट कैन मे गो टू 1 आवर, बट मिनिमम 30 to 45 मिनट्स जो पहला जो सेक्शन होगा वो मेडिकल साइंस से हम कवर करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, या मतलब क्यों होती है बेसिकली, है ना, बॉडी की जो हर डिसीज के शुरुआत में जो आप बताओगे वो साइंटिफिकली आप बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड बताओ। हाँ करेक्ट, ठीक है। अब देखो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको अलग अलग जो डिसीज़ हैं, क्रॉनिकल जो क्रॉनिक इलनेस हैं, ओके, एक्यूट इलनेस हैं, वो क्यों होती हैं, कैसे होती है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको शास्त्रों से समझाने की भी, माइथोलॉजी समझाने की कोशिश भी करूँ, ठीक है। तो अब जैसे आपको मैं एक कहानी बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपको पता भी होगी कि भगवान राम के जो वंशज थे उनमें राजा सगरबी का आपने नाम सुना होगा, जिनके 60,000 पुत्र थे, जिनको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, क्योंकि उन पुत्रों ने कपिल मुनि पर यह आरोप लगाया कि भाई उनका जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था जो उन्होंने छोड़ा था, वो उन्होंने उसको चोरी से अपने आश्रम के बाहर बांध लिया। तो जब वो 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते वहाँ पे जाते हैं तो वो उन पे क्रोधित होते हैं, तो वो कपिल मुनि को उन पे गुस्सा आ जाता है और वो उनको भस्म कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे कि जो सगर पुत्र थे उनको मोक्ष नहीं मिलता, एज अ कर्ज स्वरूप वो कैसे, मतलब एक ऋषि के श्राप से वो सब भस्म हो जाते हैं, मगर उनको मोक्ष नहीं मिलता। तो उनके लिए जब उनके एक और ब्रदर होते हैं असमंजस, तो वो उनसे इसका निदान मांगते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि भाई मेरे भाइयों से जो गलती हुई मुझे उसका जो है आपसे निदान चाहिए। तो वो निदान भी बताते हैं, ठीक है। तो निदान के रूप में बताते हैं कि आपकी इतनी जनरेशन के बाद, जब आपके आने वाले जनरेशन में जो आपके आने वाले जो वंशज में जो और जन्म लेंगे, तो वो इतने 1000 साल तपस्या करेंगे, फिर उसके बाद भागीरथ का जब जन्म होगा तब वो जो तपस्या करेंगे उसके बाद उनको मोक्ष मिलेगा। तो यानी उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों तक का भी प्रिडिक्शन कर दी और उन्हें ये भी बता दिया कि ये ऐसा ही होगा। यानी उन ऋषि को इतनी भी दूरदर्शिता थी, इतना फोरसाइटेड उनका जो देखना था, उन्होंने इतना तक बता दिया कि आने वाली इस पीढ़ी में भागीरथ होंगे, उनका नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि तब जाके गंगा जो है अवतरित होंगी मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर, और तब जाके आप ये अस्थियाँ उनकी बहाओगे, तब उनको जो है मोक्ष मिलेगा, या इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, या इस श्राप से आपको आपके वंश पे जो ये एक धब्बा लगा हुआ है ना, उसको तब ख़त्म होगा जब वो माता गंगा का जो है धरती पर अवतरण होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें अपराध तो किया था पूर्वजों ने, और भुगत कौन रहा था, आने वाली पीढ़ी डीएनए के रूप में। भगीरथ जी को क्या ज़रूरत थी हज़ारों साल तपस्या करने की, है ना, मगर उन्हें पता था अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे आने वाली जो और पीढ़ियाँ होंगी हमारे कुल में, उन सबको किसी न किसी कष्ट से गुजरना पड़ेगा। तो क्यों ना वो जो कष्ट है वो सब मैं ही ले लूँ और मैं उसे तपस्या के रूप में मैं उसको जो है उसका निदान कर लूँ, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो तपस्या जब तप का नियम मैंने आपको, जब मैं तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पतंजलि योग सूत्र और हठ योग के बारे में बताया था, यम नियम, और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी, अष्टांग योग षष्टांग योग बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें एक चीज़ और भी है, देखो अब एक बार समझना, यहाँ पे डीएनए का जो मतलब है ना, फैमिली से तो है ही है, मगर यहाँ पे एक ऐसा इनविजिबल डीएनए भी है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो वो है फैमिली का डीएनए जो कुल से चला रहा है ब्लड के रूप में, एक यहाँ पे और भी कहानी को हम ऐसे समझेंगे, ये जो गंगा जी थी, कष्ट किसको मिला, गंगा जी को ही तो मिला। मतलब गंगा जी को
माँ गंगा को धरती पे अवतरण होने की क्या ज़रूरत थी? और जब उनका समय आया कि भाई गंगा जी को आना है, ठीक है, तो वो गंगा जी कहाँ पे थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में जाके छुप जाती है, उनसे शरण मांगती है कि भाई मेरा टाइम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैं जाना ही नहीं चाहती मृत्यु लोक में, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है अपने पाप धोएंगे और मैं मैली क्यों हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी उन्हें शरण भी देते हैं, अपने कमंडल में वो छुप जाती हैं। अब सोचो, कर कौन रहा है और भुगत कौन रहा है? मतलब दोष तो किसी और का, भुगतना था उनके परिवार वाले आने वाले वंशज को, मगर भुगता किसने? माँ गंगा ने। तो आपने समझा डीएनए का कनेक्शन कई बार ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कनेक्टेड ब्लड लीनेज में ही कोई व्यक्ति विशेष हो या आपके कुल में हो, आपसे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में और जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनको भी कष्ट मिलता है। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये एनोलॉजी ध्यान देनी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से मुझे समझाना भी है, तो ज़रूरी नहीं है इसका संबंध कुल से ही हो। ओके सर, आपने कितनी रिसर्च की होगी कि कुंडली में सिर्फ वही 12 घर, वही राशियां, वही प्लैनेट, और उसमें से सर्च करके इतना डिटेल में सर आप बताओगे, सिखाओगे। आई होप कि आई विल जस्टिफाई द कोर्स। एक तो ये है कि सिंपल मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दूँ तो वो तो ऑब्वियसली मैं करा ही दूंगा, इतना तो विश्वास है अपनी रिसर्च पे, पढ़ाई पे, विद्या पे, है ना, इतना तो मुझे विश्वास है। मगर जो ओवर एंड अबव आपको लगे कि हाँ इसके अलावा हम कुछ और सीख सकते हैं, एज अ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक सिर्फ कुंडलियाँ ही देखोगे। और कुंडली को देखने का भी तरीका मैंने आपको पूरे 3 महीने समझाया कि कुंडली को देखते भी कैसे हैं, करेक्ट। तो मैंने आपको जब स्पिरिचुअलिटी बताई थी तो मैंने ये बताया था कि जब तक आप अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं करोगे, जब तक आप अपना एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे, तो कोई भी इस कलयुग में, इवन सतयुग द्वापर में भी कोई भी स्पिरिचुअल नहीं कहलाया जा सकता। जब तक अपनी मॉरल ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को कतई नहीं कह सकते कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। और इस पर मैंने पूरी क्लास दी थी, आप ज़रूर जाके उसको दोबारा से सुनना, ठीक है। अब देखो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो हम कोर्स करिकुलम में हम जो कवर करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक नहीं है। क्योंकि मैंने बोला ना, मेडिकल साइंस इज़ अ एवर ग्रोइंग साइंस, ओके। तो इसके अंदर एवरी डे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, दे आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, दे आर डूइंग एवरी डे देयर इज़ समथिंग और द अदर इज़ कमिंग अप। तो फिर भी जस्ट टू कीप अप विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि 5 साल 10 साल बाद भी अगर आपको कुछ लगे कि हाँ कोई नई चीज़, कोई नई बीमारी, भगवान न करे कोई ऐसी आ जाए, पेंडेमिक के रूप में कुछ और आ जाए, तो भी आप पता लगा लोगे कुंडली से मेरे जो बताए हुए रूल्स हैं कि क्यों है, तो आप वो पता लगा लोगे। इतना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आप लिमिटेड नहीं रहोगे किसी बीमारी पे कि इतना मैंने पढ़ाया है तो आपको उतना ही आएगा। मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप अपने आप से भी कोई भी बीमारी आएगी तो आप खुद पता लगा लोगे, और ख़ुद मुझे व्हाट्सएप पे बता भी दोगे कि सर ये चार्ट देखा मैंने, ये बीमारी है और इसको हमने इस तरीके से डिकोड किया है, तो क्या मैंने सही किया, आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो पूरे प्रोग्राम में के बाद भी मैंने बोला कि मैं साल भर रहूँगा आपके साथ, उसके बाद भी कभी दिक्कत आएगी तो भी मैं हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द टाइम। तो इसके अंदर जो हम करेंगे, हम बेसिकली नर्वस सिस्टम को कैसे समझा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको कैसे करें कवर, और इसको कैसे समझें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो रिप्रोडक्टिव में क्या क्या आ रहा है, ओवरीज, फाइब्रॉइड्स, यूट्रस, सिस्ट, यूटीआई, और मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। मैं तो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम देखेंगे फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, कोई प्रोजेनी नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही, कोई अगर जातक या अगर आपके पास कोई कपल आता है तो वो बता रहे हैं हम आईवीएफ करा रहे हैं या आईयूआई करा रहे हैं, तो क्यों करा रहे हैं, तो आपको वो भी सब डिटेल में बताऊँगा। हार्मोनल में जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, और क्या बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम में किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करता है, लंग्स और हार्ट, उसको कैसे आप देखोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो ट्रैक्ट होता है, उसको कैसे देखोगे, जिसके अंदर आपका पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, रेक्टम, एनस, ब्लेडर, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ आता है, इसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम सब करेंगे, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम जो ग्लैंड्स हैं, जो कैसे हमारी बॉडी में हार्मोन कैसे काम करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड्स और टेस्टीज। अब आप देखोगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। खुद सोचो कि जब हमें कोई एक प्रॉब्लम होती है किसी जातक जातिका को, तो वो सर्टन डिपार्टमेंट में जाके हॉस्पिटल में वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करवाता है। और मेरा जॉब कितना डिफ़िकल्ट है कि मुझे आपको सब कुछ पढ़ाना है और मुझे ये भी बताना है कि प्रॉब्लम को कैसे ढूंढें चार्ट में। और विदाउट, सबसे बड़ी बात इस कोर्स की होगी कि मैं एक भी डिविजनल चार्ट्स आपको नहीं बताऊंगा, एक भी डिविजनल चार्ट्स, जो कि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उसके अंदर D30, D60 और आई डोंट नो व्हाट नॉट, ठीक है, अलग अलग D1 पे ही सर होगा। हाँ, सब कुछ सब कुछ D1 पे होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना ना, कोई भी शुगर कोटेड करके कोई ग्लोरीफाई नहीं करना है कि मैं आपको ये डिविजनल चार्ट्स पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर स्थूल शरीर को समझ लिया तो हमारे लिए बहुत है। हमें सूक्ष्म शरीर में जाने की ज़रूरत नहीं। सूक्ष्म शरीर मतलब डिविजनल चार्ट्स के रूप में हम बोलने की आत्मा है और वो सूक्ष्म शरीर है, नहीं, हमें स्थूल शरीर को ही समझना है, ठीक है। हमको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। अब हम बात करते हैं जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स आते हैं, तो वो कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, तो वो कैसे देखोगे आप। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है, यूट्रस है, रेक्टम है, फॉलिपिन ट्यूब है, पीनस है, यूरेटर है, टेस्टीज है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, ओके। और हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो जितने भी मैंने ग्लैंड्स बताए वो सब आते हैं, थायराइड, पिट्यूटरी। जैसे सर आपने इंडोक्राइन सिस्टम लिखा ना, तो ये हमें पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नाम सुने हैं, लेकिन इसके एक लाइन में इसका वर्क आप बता देंगे? हाँ, मैं बताऊंगा अभी। सी, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ओके। ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कोर्स में क्या कवर करेंगे, ताकि आपको पता तो चले हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, है ना। तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि हम कोर्स में क्या कवर करेंगे, ओके। डोंट वरी अबाउट कि पर्टिकुलर हम ह्यूमन अनाटमी में अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे, ठीक है, विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माई नॉलेज, ठीक है। सी, वी ऑल आर नॉट डॉक्टर्स, ओके, वी कैन नेवर मैच देम, ये बात मानते हो, है ना। हम उनके काम को जो है सुपरसीड नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं हम अपने शास्त्रों को यूज़ कर बहुत हद तक हम इसके अंदर अपना कुछ तो रिसर्च ला ही सकते हैं ना। भगवान ने वो तो मना नहीं किया ना, या हमारे ऋषियों ने ये तो मना नहीं किया ना कि भाई जब बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिखी गई, BPHS, तो ऋषि ने ये तो नहीं बोला ना कहीं पर भी कि आप आगे पढ़ाई मत करना, बस इन्हीं श्लोकों को रट लो और आपको जीवन भर वही करना है। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया ना। न्यूटन ने या आइंस्टीन, उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला ना आगे रिसर्च बंद कर देना और आगे कुछ मत करना, ऐसा तो कभी नहीं बोला ना। तो आगे रिसर्च हम उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी परिवेश में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम
में क्या क्या आता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी मेरे पास 1 महीने पहले मेरे पास एक कुंडली आई थी, और उसके अंदर जो डॉक्टर ने शायद उनको जो बताना भूल गए या जो वो रह गया, तो उनको मैंने ADH हार्मोन के बारे में बताया था, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जो थी वो मैंने उनको बताई थी कि आप अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट कराओ, वो मैंने बताया, और वो मैंने प्रोस्टेट से रिलेटेड करके उनको बताया था कि उनके DNA में प्रॉब्लम है उनके घर में, और उनको भी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है, आप ये तभी बता सकते हो जब थोड़ा बहुत आपको ज्योतिष यानी कुंडली में बीमारी को अगर देखना है, तो वो मेडिकल साइंस की में जो वर्किंग है ना हर ऑर्गन की, वो अगर आपको आ जाए कि किस ऑर्गन की वर्किंग किस ऑर्गन पे कैसे डिपेंडेंसी है, अगर वो आपको आ जाएगा ना, तो आप अच्छे से डिटेक्ट कर पाओगे इसको। तो ये वो चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम वहाँ पे आएंगे ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जब हम पहुँचेंगे, जब हम बात करेंगे किडनी और UTI, इस पे जब हम जाएंगे, क्या बोलते हैं, एनस, रेक्टम, प्रोस्टेट, जब हम उस पे जाएंगे तो वो मैं कवर करूँगा, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको। तो नर्वस सिस्टम कैसे